नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपने इंडियन लिटरेचर के सेक्शन से मेडिवल पीरियड के टाइम के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब भारत में वेस्ट साइड से आक्रमण होता है, वेस्ट साइड से लोग इंडिया में इन्वेट करने लगते हैं, तो अपने साथ अपनी भाषाएं, अपनी शैलियाँ ये सभी लेकर के आते हैं। फिर जैसे दिल्ली सल्तनत आती है, उसके बाद मुग़ल शासक आते हैं, तो उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती, जैसे पर्शियन थी, तुर्की थी, ये सारी भाषाएं भारत में प्रचलित होने लगती हैं। इनमें साहित्य भी लिखे जाने लगते हैं और उस टाइम पे हमारी पुरानी लैंग्वेजेस संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये सब थोड़ी सी पीछे हट जाती। इनमें थोड़ा साहित्य लिखने काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर नई लैंग्वेज निकल के आती, हिंदी भी आती है उसी टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं कि मेडिवल पीरियड में कौन कौन से भाषा में चेंजेस आए थे, किस तरीके से साहित्य में चेंजेस आए थे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द एडवेंट ऑफ मंगोल्स एंड तुर्क्स इन 12th सेंचुरी एडी, इंडियन लिटरेचर सॉ चेंजेस इन लैंग्वेजेस। कमेंट, 12वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल और तुर्कों के आगमन से भारतीय साहित्य में भाषाओं में परिवर्तन देखा गया। टिप्पणी करें। हम बताएंगे कि 12वीं शताब्दी में जब मंगोल और तुर्क आए भारत, तो भारत में साहित्य की बोलियों और भाषाओं में भी कई बदलाव देखे गए। फारसी दिल्ली सल्तनत और मुगलों की दरबारी भाषा हुआ करती थी, तो इस समय जो साहित्य लिखे जा रहे थे वो फारसी भाषा से मुख्य रूप से प्रभावित थे। इसके साथ ही साथ इस काल में हिंदी का भी अपभ्रंश भाषा से विकास हुआ। और अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ था? प्राकृत द्वारा हुआ था। तो हम ये समझ सकते हैं प्राकृत लैंग्वेज हमारी आई थी संस्कृत से, और प्राकृत से आती है अपभ्रंश लैंग्वेज और अपभ्रंश से बनती है हिंदी। तो इसी पीरियड में अपभ्रंश से हिंदी लैंग्वेज बनती है, हिंदी में साहित्य लिखे जाने शुरू किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्शियन लिटरेचर को, यानी फारसी साहित्य को। फारसी साहित्य को दो पार्ट में हम देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो फारसी साहित्य लिखे गए थे, उसके बाद मुगलों के दौरान। तो सबसे पहले जब हम दिल्ली सल्तनत के दौरान जो फारसी साहित्य थे उनकी बात करें, तो उनमें सबसे पहला साहित्य आता है दीवान। दीवान फारसी साहित्य का एक कविता संग्रह हुआ करता था। और इस और उसके अलावा फिर दूसरे साहित्य हैं नूह सिपिहर, मसनवी दुवाल, रानी खिज्र खान, और इन सबको लिखा था अमीर खुसरो देहलावी ने। तो अमीर खुसरो किस टाइम पीरियड के दौरान थे? तो ये थे दिल्ली सल्तनत के दौरान। और ये जो चार आप रचनाएं देख रही हैं, दीवान, नूर सिफर, मसनवी दुवल, रानी खिज्र खान, ये सारे लिखे हुए थे अमीर खुसरो द्वारा। फिर उसके बाद आता है तारीख है फिरोज शाही, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। फिर मुग़ल पीरियड आ जाता है, तो मुग़ल पीरियड में सबसे ज़्यादा साहित्य लिखने शुरू होते हैं अकबर के दौरान, लेकिन उसके पहले बाबर और हुमायूं के समय में भी कुछ साहित्य थे जिन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बाबर के दौरान हम देखेंगे तो तुज़ुक बारबरी नामक एक साहित्य लिखा गया था, जिसे बाबर ने खुद लिखा था और ये तुर्की भाषा में था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, मुग़ल काल के दौरान तो लिखा गया था बाबर द्वारा तुज़ुक बाबरी, लेकिन इसकी भाषा फारसी नहीं थी, इसकी भाषा थी तुर्की। फिर गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं की बहन हुआ करती थी गुलबदन बेगम। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। इसके बाद हमारे मेजर टेक्स्ट आने शुरू होते हैं, और जो कि अकबर के दौरान भी लिखे गए थे। अकबर के दौरान एक्चुअली सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे जो मेडिवल पीरियड के लिटरेचर थे फारसी में, वो काफ़ी सारे अकबर के दौरान लिखे गए थे। तो सबसे पहला इसमें से आता है आईने अकबरी और अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के टाइम पीरियड के समय में ही रामायण, भगवद गीता और उपनिषद, इन सब का पर्शियन यानी फ़ारसी में ट्रांसलेशन किया गया था। और रज़्मनामा क्या है? ये महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है, इसे रज़्मनामा नाम दिया गया और ये अकबर के टाइम पीरियड के दौरान ही ट्रांसलेट हुआ था। उसके बाद आता है हमज़ा नामा, आमिर हमज़ा की कहानी है ये भी अकबर के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। फिर बदौनी इस काल के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे और उन्होंने राजनीतिक नियमों की नैतिकता लिखी थी, यानी एथिक्स लिखे थे पॉलिटिकल रूल्स पे। फैज़ी भी काफ़ी फेमस यहाँ के राइटर थे इस टाइम पीरियड के, और फैज़ी को फ़ारसी काव्य का स्वामी माना जाता है, मास्टर माना जाता है। फिर आते हैं जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जहांगीरनामा लिखा गया था। शाहजहाँ के समय में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था शाहजहां नामा।
अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां नामा, आपको नाम याद रखना है। उसके बाद आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के समय लिखा था मीर जाफ़र जतालिक ने कुल्लियत नाम का एक साहित्य। इसके बाद हमारा दूसरा मेजर साहित्य आता है उर्दू भाषा का साहित्य। उर्दू और फारसी और हिंदी के परस्पर क्रिया का परिणाम थी उर्दू भाषा। इसमें हिंदी का व्याकरण और फारसी की लिपि यूज़ की जाती थी और शुरुआत में इसे दक्कनी के रूप में यूज़ किया जाता था अहमदाबाद, गोलकुंडा, बीजापुर और बरार वाले रीजन में। फिर उसके बाद मेजर लिटरेरी वर्क कौन कौन से हैं उर्दू के, तो सबसे फेमस आता है अमीर खुसरो का नाम उर्दू में, इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे। फिर दीवान नाम का एक साहित्य था जिसे मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था, ये कविता का संग्रह हुआ करता था। इकबाल ने लिखा था बंगेदारा और सारे जहाँ से अच्छा, जो कि बाद में हमारा नेशनल एंथम भी बना था हमारे नेशनल मूवमेंट के समय पे। फिर आता है हमारी हिंदी लैंग्वेज। मेडिवल पीरियड की हमारी लास्ट फेमस लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी का विकास होना शुरू हुआ था 7वीं और 14वीं शताब्दी में। हमने पहले ही समझा कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। सबसे पहले आई थी संस्कृत, संस्कृत से निकली थी हमारी प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश और अपभ्रंश से आई हिंदी। और भक्ति आंदोलन के समय हिंदी को काफ़ी बढ़ावा मिला और इसी टाइम पे हिंदी के ज़्यादातर साहित्य लिखे जाने लगे। उस टाइम पे संस्कृत का बोलबाला कम हो गया। भक्ति आंदोलन के समय जो रीजनल लोकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी उनका यूज़ हो गया, क्योंकि माना जाता था संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, तो उसको इन लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया और भक्ति आंदोलन के जो संत हुआ करते थे वो हिंदी यूज़ किया करते थे। प्रमुख हिंदी हमारे साहित्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई द्वारा लिखा चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखी गई। ये पहली हिंदी की किताब थी। कबीरदास ने दोहे लिखे थे, तुलसीदास जी ने भी दोहे लिखे थे ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस लिखी थी। तो आपको ये बताना है कि जो कबीरदास जी के दोहे हैं ये किस भाषा में लिखे हुए हैं। फिर सूरदास जी द्वारा सूर सागर लिखा गया था। मीराबाई द्वारा कृष्णा के लिए भक्ति की कविताएं लिखी गई थी और सतसई नाम की रचना की थी बिहारी ने। इसी के साथ हमारा एक मेडिवल पीरियड का लिटरेचर कंप्लीट होता है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, हर साल प्रीलिम्स में लिटरेचर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये वीडियो कई बार देखनी है, इन नामों को याद करना है, क्योंकि आप सुनते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और जितने भी ऑप्शंस होंगे आप काफ़ी अच्छे से उनमें से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और आपने अगर बहुत अच्छे से याद किया तो आप डायरेक्ट आंसर भी खोज सकते हैं। तो इसीलिए आप ये नाम बहुत अच्छे से याद करें, इन वीडियोस को अच्छे से समझने की कोशिश करें, टाइम पीरियड से रिलेट करके समझें, साथ ही साथ कुछ हैंड रिटन नोट्स बना लें कि आप एग्जाम के टाइम में वो एक पेज पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न टाइम के लिटरेचर। उसमें हमारी कई सारी लैंग्वेजेस आएंगी, जैसे बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, इंग्लिश हो गई। तो इसमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस के लिटरेचर मॉडर्न पीरियड के डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।